तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फ्लो। ठीक है, तो मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्लास 8 का ये सुनहरा सा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स फ्रेंड एंड फ्लो, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स दोस्त भी है और दुश्मन भी, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लास 8 का एक चैप्टर है, ठीक है, साइंस का। तो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स किसे कहते हैं? देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसे हम लोग अपने नेकेड आई से, मतलब हमारे अपने आँख से हम लोग उसे नहीं देख सकते। ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म जो कि हम लोग अपने आँख से नहीं देख सकते, दे कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो बेसिकली माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? जो कि हम लोग अपने आँखों से नहीं देख सके, निकेड आई से। ठीक है, और क्या किससे देख सके? सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सके। ठीक है, ओनली सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप, उसी को हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? माइक्रोस्कोप, माइक्रोनिज्म्स, माइक्रोनिज्म किसे कहते हैं? माइक्रोनिज्म उससे कहते हैं जो कि हम लोग निकेड से ना देख पाए, ठीक है, और माइक्रोस्कोप से देख पाए बेसिकली, तो उसी को हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जो माइक्रोनिज्म का जो स्टडी होता है उसको कहते हैं हम लोग माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली। और द साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक है, जो साइंटिस्ट होता है, वो जो साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में खोज कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो उससे हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक है, एक बार बोलिएगा, क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो एवरीवेयर, हर जगह जो है फाउंड होते हैं। ठीक है, हर जगह रहते हैं, जैसे कि सॉयल में रहते हैं, सी वाटर, ठीक है, पानी में भी रहते हैं, और एसेट्रा, हर जगह में। एवरीवेयर मतलब कि हर जगह में। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, आर फाउंड एवरीवेयर। तो बेसिकली हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर देखें कि हम लोग अपने निकेड आई से नहीं देख सकते बेसिकली, और किससे देख सकते हैं? तो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और क्या हम लोग देखें कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जो साइंटिस्ट होता है, वो जो स्टडी करता है, उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हर जगह पाए जाते हैं, सॉयल, सी वाटर, एक्सेट्रा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी यूनिसेलुलर। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी यूनिसेलुलर, और उस जैसे कि एग्जांपल हो गया यूनिसेलुलर का आपका बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। ठीक है, ये सब बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ एकदम एग्जांपल है यूनिसेलुलर का। यूनिसेलुलर मतलब कि एक सेल हो। यूनिसेलुलर किसे कहते हैं? जिसमें एक सेल हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, और क्या में भी मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, जैसे कि सुजस फंगी। ठीक है, फंगी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टीसेलुलर में आता है। ठीक है, सम कैन लिव अलोन। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अलोन रहता है, ठीक है, अकेला रहता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा। ठीक है, जो अमीबा होता है वो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि अकेला रहता है। और अदर ऑकर्स इन अ ग्रुप। ठीक है, जो अलग अलग रहते हैं, जो कि ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, जैसे उसको कहते हैं हम लोग कॉलोनीज। ठीक है, कॉलोनीज में रहते हैं वो लोग, तो उससे हम लोग कहते हैं कॉलोनीज। जो ग्रुप में रहते हैं उसके कहते हैं हम लोग कॉलोनीज, और जो अकेला रहता है उसको हम लोग कहते हैं अलोन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंगी। बैक्टीरिया हम लोग देखें कि ये मल्टी सेलुलर होता है। बैक्टीरिया क्या होता है? अकेला रहता है। ठीक है, यूनिसेलुलर, तो ये कहता है अलोन रहता है। ठीक है, बैक्टीरिया अलोन रहता है। और फंगी क्या होता है? मल्टी सेलुलर, तो ये क्या है? ग्रुप में रहता है बेसिकली। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन द मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर क्या होता है कि एक ही सेल जिसमें हो उसे कहते हैं हम लोग यूनिसेलुलर, और मल्टी सेलुलर उसे कहते हैं जिसमें कि मल्टीपल सेल हो, बहुत ज़्यादा सेल हो, ग्रुप ऑफ कंबाइन ऑफ 2 सेल। ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर क्या हो गया हम लोग का? ज़्यादा सेल, मतलब कि 2 से ज़्यादा। और इसमें क्या? यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ हमें ये मिलेगा। ठीक है, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कितने टाइप होते हैं? एक होता है हमारा बैक्टीरिया, एक होता है फंगी, ठीक है, एक होता है हमारा एल्गी, उसके बाद प्रोटोजोआ, और लास्ट देन बैक्टीरिया मतलब वायरस। ठीक है, तो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी। हमारे यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम भी है, आप लोग इससे डायग्राम भी बना भी सकते हैं अच्छे से। ठीक है, हम लोग सबसे अच्छा से देखेंगे ये सबको, बैक्टीरिया क्या होता है, फंगी क्या होता है, और एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरस क्या होता है, ये सब के बारे में डिटेलिंग से जानेंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया किसे कहते हैं? बैक्टीरिया आर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होता है? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। दे मे बी रॉड शेप होता है, और स्पेरिकल और स्पायरल एंड कोमा शेप। ठीक है,
तो क्या क्या शेप होता है उसका, बेसिकली बैक्टीरिया का देख सकते हैं, बैक्टीरिया यहाँ पर पिक्चर है। बेसिकली क्या क्या होता है, स्पेयर शेप होता है, रॉड शेप होता है, स्पेरिकल शेप होता है, ठीक है। इस सब का कुछ कुछ एग्जांपल भी दे दिए यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी आप चित्र बना सकते हैं अपने कॉपी में, ठीक है। नोट्स में आप लोग को बहुत अच्छा होगा, अच्छे से अपने हैंड रिटन नोट्स से ही हमारा, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बेसिकली स्पेरिकल शेप देख सकते हैं हम लोग, स्ट्रेप्टोकोकस इसे कहते हैं, स्पेरिकल शेप है ना, तो स्पेरिकल शेप है ये। तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बेसिकली रॉड शेप होता है, देख सकते हैं लैक्टोबैसिलस बेसिली बैक्टीरिया है, तो ये जो है बैक्टीरिया ये जो है रॉड शेप होता है बेसिकली। और स्पिरुलम, स्पिरुलम बेसिकली कोमा शेप होता है, ठीक है, कोमा शेप, ठीक, कोमा शेप होता है यहाँ पर। तो स्पिरल शेप और कोमा शेप भी होता है। और बैक्टीरिया आर यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया कुछ कुछ जो होते हैं वो यूजफुल भी होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टोबैसिलस है ना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो कर्ड होता है ना दही, उसमें बेसिकली लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो हेल्पफुल होता है हमारे लिए, हम लोग उसे खाएंगे तो हमें कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, हम लोग को कुछ भी हार्मफुल नहीं करेगा, यूज़फुल ही है हमारे लिए, कुछ हानिकारक नहीं है वो। और स्ट्रेप्टोकोकस भी है जो कि निमोनिया का जो है ना, निमोनिया उसका जो दवाई बनता है वो भी बनता है, ठीक है, निमोनिया का स्ट्रेप्टोकोकस में। और एक है टाइफाइड भी बनता है, जैसे कि यूज़फुल माइक्रोऑर्गेनिज्म भी बहुत सारे हैं, तो वो भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आगे हम लोग टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है यूज़फुल हार्मफुल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यूज़फुल तो देखेंगे, सबसे पहले बैक्टीरिया देख लिया, उसके बाद हम लोगों को क्या आता है, तो आगे हम लोग बैक्टीरिया के बारे में अच्छा से देखते हैं, उसके बाद हमारा जो है धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, पूरा चैप्टर हम क्लियर कर देंगे आप लोग के लिए, आप लोग को पता है कि बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे, आप लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख सकेंगे, ठीक है। तो बाय यूजिंग बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़, ठीक है, चीज़ मतलब कि जैसे हो गया चीज़ होता है ना, मिकी माउस में देखते हैं हम लोग कि वो चीज़ खाता है चूहा, तो वही चीज़ कैन मेड बाय यूजिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के दौरान जो चीज़ है वो बनता है, ठीक है। और ईस्ट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेकिंग द ब्रेड बनाने में, जो ईस्ट है वो बेसिकली बहुत बड़ा रोल प्ले निभाता है, ठीक है। मेकिंग ऑफ ब्रेड बाय द ईस्ट से क्या बनता है, बेसिकली ब्रेड बनता है, ठीक है, ब्रेड। और ऑल्सो टू मेक वाइन भी बनता है, ठीक है, वाइन एल्कोहल बेसिकली किससे बनता है, ईस्ट से बनता है, ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट से क्या क्या बनता है बेसिकली, तो ब्रेड बनता है, वाइन बनता है, अल्कोहल बनता है। तो ईस्ट कन्वर्ट द नेचुरल शुगर इनटू अल्कोहल, जो ईस्ट होता है वो क्या करता है, नेचुरल शुगर को अल्कोहल में बदल देता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन, क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। द शुगर कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन, ठीक है। और माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूज टू प्रोडक्शन ऑफ विनीगर, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोडक्शन ऑफ विनीगर भी करते हैं, जो विनीगर है वो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म से बनता है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड हो गया, टूथपेस्ट हो गया, और फिर हो गया पिकल्स मतलब कि अचार, ठीक है। तो ये सब क्या गया, माइक्रोऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। और फंगी क्या हो गया, फंगी कॉल्ड पेनिसिलियम एसोफ्लिगियम इज ऑल्सो टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिट्रिक एसिड, ये सब है ना, ये सब यूजफुल में आगे हम लोग, तो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। फर्मेंटेशन होता है बेसिकली देख सकते हैं, तो फर्मेंटेशन क्या होता है, ईस्ट में होता है ऐसे करके, ठीक है। ईस्ट में अल्कोहल हो गया, अल्कोहल प्लस ऑक्सीजन प्लस बैक्टीरिया से विनीगर बनता है बेसिकली, ठीक है, सब फॉर्मेशन ऑफ ई। तो हम लोग आते हैं, लोग बैक्टीरिया देख लिया, हम लोग देखेंगे फंगी क्या होता है। तो फंगी कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, जो फंगी होता है जो कि यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर भी होता है। क्या होता है, दे लैक क्लोरोफिल क्या होता है उसमें कम होता है, ऑब्टेनिंग फ्रूट फ्रॉम द डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। जो उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल कम होता है और होता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, डेड एंड डिके मटेरियल से वो लोग अपना न्यूट्रिएंट्स जो है वो गेन करता है, अपना न्यूट्रिएंट्स वो लेता है और अपना जीवन जातन करता है बेसिकली। जो इसका एग्जांपल है फंगी का, वो क्या है, पेनिसिलियम है, जो कि मल्टी सेलुलर है, ठीक है। ईस्ट हम लोग देखे अभी, जो कि वो यूनिसेलुलर है, और ब्रेड माउथ जो है वो बेसिकली मल्टी सेलुलर है। तो हम लोग एल्गी हम लोग जानेंगे अब, ठीक है। फंगी देख ली, बैक्टीरिया देख लिया, अब हम लोग एल्गी जानेंगे। तो एल्गी में भी यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर, ठीक है। जो एल्गी होता है वो बेसिकली क्या होता है कि यूनिसेलुलर होता है, मतलब कि एज वेल एज मल्टी सेलुलर होता है, और मे भी मतलब कि यूनिसेलुलर, मतलब कि वो मल्टी सेलुलर होता है लेकिन मे भी यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है। तो एल्गी आर प्लांट लाइक होता है, मतलब प्लांट लाइक बट हैविंग नो रूट स्टीम एंड लीव्स, ठीक है। तो जो एल्गी होता है वो प्लांट लाइक कैरेक्टर होता है, मतलब प्लांट के जैसा होता है, लेकिन उसके पास ना ही रूट होता है, ना ही लीव्स होता है, ना ही स्टीम होता है, ठीक है। जड़ भी नहीं है उसके पास, पत्ता भी नहीं है और स्टीम भी नहीं है। तो वो क्या है, एक प्लांट जैसा ही है, लेकिन ये सब उसके पास नहीं है, लेकिन वो क्या है कि वो प्लांट जैसा ही है। तो दे हैव क्लोरोफिल, उसके पास क्या है, क्लोरोफिल है, एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस,
ठीक है। क्लोरोफिल है मतलब ग्रीन प्लांट जो होता है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। बेसिकली हम लोग 7 में पढ़े हैं, तो फोटोसिंथेसिस वो कैरी करता है, वो अपना न्यूट्रिशन को इसी से गेन करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया आपका कैलोमीडियस, ठीक है। देख लीजिए, यूनिसेलुलर है एक और एक मल्टीसेलुलर है, इस पर गया, ठीक है। बहुत ही लंबा नाम है ये, ठीक है। क्लैमियोडोमोनास, ठीक है, क्लैमिडोमोनास, ठीक है, ये नाम है। और ग्रीन एल्गी देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में है, ग्रीन एल्गी के यहाँ पर अच्छे से आप लोग बना सकते हैं, बनाएंगे तो, ठीक है। प्रोटोजोआ में आते हैं। प्रोटोजोआ क्या होता है, अब देखेंगे प्रोटोजोआ क्या होता है। ये भी एक मल्टी मतलब कि ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, जो कि हम लोग अपने निकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही क्या होता है, माइक्रोस्कोप से देख सके। तो प्रोटोजोआ में आ गए हम लोग। तो प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट हैविंग एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। जो प्रोटोजोआ होता है वो बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और जो कि उसके पास एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्ट होता है, ठीक है। एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्ट मतलब एनिमल जैसा बर्ताव करना, ठीक है। ये सब क्या होता है, उसके पास कैरेक्टरिस्ट होता है। और जैसे कि हो गया अमीबा, इसका एग्जांपल क्या हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है। पैरामिसिलियम हो गया, और एक हो गया यूग्लिना हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया ये सब का, ठीक है। प्रोटोजोआ का क्या, अमीबा, पैरामिसिलियम और यूग्लिना। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब चित्र भी आप लोग बनाएंगे तो बना सकते हैं चित्र, ठीक है। ये एकदम टोटली फ्री है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। तो प्रोटोजोआ हम लोग देख लिए, अब हम लोग जानेंगे वायरस, ठीक है। वायरस क्या होता है, तो वायरस तो बहुत प्रसिद्ध है। तो वायरस कैन मल्टीप्लाई एंड ग्रोथ ओनली इनसाइड द सेल। बेसिकली जो वायरस होता है वो मल्टीप्लाई और ग्रोथ होता है, लेकिन वो बेसिकली इनसाइड द सेल ही होगा, सेल के अंदर होगा तभी वो राज करने सकेगा। अगर वो सेल के बाहर होगा, मतलब सेल में नहीं है वो, तब वो अपना जीवन को नहीं बता सकता। तो ऑफ अ होस्ट में रहते हैं, ठीक है। अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अलग मतलब कि अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिपेंड में, ठीक है। और बैक्टीरिया और प्लांट और एनिमल, बैक्टीरिया प्लांट और एनिमल में ही वो रहता है, ठीक है। बैक्टीरिया प्लांट और एनिमल का सेल में बेसिकली वायरस जो है होस्ट की तरह रहता है। बैक्टीरिया प्लांट एंड एनिमल का होस्ट में वो रहता है, एज अ सेल में रहता है, ठीक है, वायरस। तो वायरस क्या होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, वायरस जैसे कोरोना वायरस हो गया, कोविड-19 हो गया, ये तो वायरस है, ठीक है। वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस, एक क्या है, वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि कॉजेस इन्फ्लुएंजा इन ह्यूमंस, ठीक है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होता है, जो कि ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस। और एक होता है बैक्टीरियोफिजिया वायरस जो है, ये बेसिकली इन्फ्लुएंस टू द मल्टीप्लाइज इनसाइड द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एक वायरस होता है जिसे हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेजिया वायरस कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया में होता है, और जो ह्यूमन बींग्स में होता है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। एक हमारा कोविड-19 भी है इसमें, कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 जो कि क्या है कि वायरस है एक, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे बेसिकली वैक्सीन, ठीक है। जब वायरस होता है ना, तो इस सब को प्रोटेक्शन करने के लिए तो हम लोग को क्या करते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन इज़ मतलब कि अगर मान लीजिए वायरस होगा तो वैक्सीन लेते हैं ना, तो वही, तो अ वैक्सीन इज़ प्रिपेयर्ड ऑफ किल्ड और वीकेंड डिजीज कॉजेज माइक्रोब्स। जो वैक्सीन होता है ना, वो प्रिपेयर्ड होता है बेसिकली किल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि वायरस को, ठीक है, बेसिकली। तो वैक्सीन जो है इसलिए यूज़ में आता है, तो जो वीक कर देता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और उसे मार के गिरा देता है, किल कर देता है, ठीक है। वैक्सीन के पास पावर होता है इसलिए। तो दिस एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पॉसिबल फ्यूचर इन्फ्लुएंस बाय द सेम माइक्रोब्स, ठीक है। और वही माइक्रोब्स से लड़ने में क्या करता है, वो हेल्प करते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या करता है, लड़ने में हेल्प करता है एंटीबायोटिक्स उसी माइक्रोब्स में। तो वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड अगेंस्ट सर्वली इन्फ्लुएंस, ठीक है। वैक्सीन्स क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं सर्वल इन्फ्लुएंस से, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया कि स्मॉल फॉक्स में, ट्यूबरकुलोसिस में, कोलोरिया में, हाइपरटेंशन में, और फिर पोलियो का भी वायरस का क्या हो गया, मतलब कि ये सब का वैक्सीन बनाया गया है, जो कि हम लोग को प्रिपेयर करता है और साइंटिस्ट से बनाते हैं और किल करने के लिए माइक्रोब्स को, जो कि वैक्सीन बनता है, ठीक है। जैसे कोविड-19 वैक्सीन यहाँ पर देख सकते हैं, कोविड-19 का वैक्सीन है यहाँ पर। तो वैक्सीन एज ए एग्जाम्पल, वैक्सीन क्या हो गया है कि मतलब कि माइक्रोब्स को मारने के लिए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वैक्सीनेशन अवेलेबल इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जो हमारे गवर्नमेंट है वो वैक्सीनेशन कराते रहते हैं, जैसे पोलियो का वैक्सीनेशन हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, वैक्सीनेशन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हॉस्पिटलों में, हेल्थ सेंटर में और फ्री कॉस्ट में देते हैं, ठीक है। फंगी लाइक ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन स्विच एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो फंगी है ईस्ट, वो क्या करता है, वी कॉम्प्लेक्स एक विटामिन है जो कि उसको प्रिपरेशन करता है, ठीक है, प्रिपेयर होता है मेडिसिन में, ठीक है। मेडिसिन है ये जो कि प्रिपेयर होता है, ठीक है। ए बी कॉम्प्लेक्स एक विटामिन है, जो कि फंगी भी एक यूजफुल है, ठीक है। तो सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में क्या है कि
बैक्टीरिया है जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में और प्रोडक्शन ऑफ विटामिन का प्रोडक्शन करता है बेसिकली, और डिस्ट्रॉय द हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो सब क्या करते हैं, मारते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय करते हैं। कौन? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन हार्मोन यूज टू ट्रीट डायबिटीज़। ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है वो हार्मोन एक रिलीज़ करता है। ठीक है, एक हार्मोन जो है वो बेसिकली रिलीज़ करता है जो कि यूज़ आता है डायबिटीज़ ट्रीटमेंट में। तो बैक्टीरिया का भी बहुत बड़ा रोल प्ले है सब में। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे यूज़फुल माइक्रोनिज़म्स, जो कुछ कुछ होते हैं यूज़फुल, कुछ कुछ होते हैं नॉन यूज़फुल, मतलब कि हार्मफुल। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले यूज़फुल माइक्रोनिज़म्स। तो माइक्रोनिज़म्स यूज़फुल कैसे होते हैं, तो हम लोग कुछ काम आते हैं उसी हम लोग कहते हैं यूज़फुल माइक्रोनिज़म्स। तो इन मेकिंग फूड आइटम्स स्विच अप्स ब्रेड। ठीक है, जो यूज़फुल आइटम्स बनाते हैं जैसे ब्रेड हो गया, तो बेसिकली ये जो है चीज़ हो गया, केक हो गया, ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। ठीक है, और फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन भी प्रिपेयर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। एंड टू इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। ठीक है, फिक्सिंग नाइट्रोजन। ठीक है, जो इम्प्रूवमेंट होता है सॉइल में फर्टिलिटी का, जो कि फिक्स ऑफ नाइट्रोजन में, तो ये भी बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही हाथ है यूज़फुल में। तो इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, जब हम लोग क्लीनिंग द एनवायरनमेंट करते हैं तो अज दे ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू द हार्मलेस यूजेबल फॉर्म। ठीक है, जो माइक्रोजम होते हैं वो क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं इन्वायरमेंट को भी, जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है वो ब्रेक करते हैं हार्मलेस यूजेबल फॉर्म को। ठीक है, बहुत ही हार्मलेस जो ख़राब है उसको वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छे में। तो कौन करते हैं, वो माइक्रोनिज़म्स। हम लोग क्या देखें कि मेकिंग ऑफ फूड आइटम भी बनता है, ब्रेड हो गया, चीज़ हो गया, केक हो गया, और प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन भी बनता है माइक्रोनिज़म से। और क्या होता है, फिक्सिंग नाइट्रोजन भी होता है, मतलब कि नाइट्रोजन फिक्स होता है। और फिर देखिए क्लीनिंग द इन्वायरमेंट को बेसिकली क्लीन करता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक वेस्टेज और इनटू हार्मलेस यूजेबल फॉर्म। और हम लोग देखेंगे यूज़ इन द फूड आइटम में बेसिकली क्या यूज़ होता है, तो मिक्स विद द वार्म मिल्क। ठीक है, मिक्सड विद द वार्म मिल्क, जब माइक्रोनिज़म्स मिक्स हो जाता है वार्म मिल्क में, तो क्या हो जाता है कि जो मिल्क होता है वो फर्मेंट हो जाता है। क्या होता है, फर्मेंट हो जाता है। और उसके बाद जो मल्टीपल इन द मिल्क टू कन्वर्ट अ कर्ड। ठीक है, कर्ड का फॉर्मेशन है, जैसे कि वार्म मिल्क, जैसे गर्म हो गया मिल्क, मिक्स कर दिया उसको मिल्क में, एक मतलब कि माइक्रोनिज़म, तो फर्मेंट हो जाता है। ठीक है, फर्मेंट हो जाता है, और वही क्या हो जाता है, अब बैठने लगता है कर्ड। अब कर्ड बैठता है, तो बेसिकली ये सब क्या हो गया, यूज़ हो गया। मतलब कि कर्ड कैसे बनाए, ये बेसिकली फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन नहीं, फर्मेंट हो जाता है और ये बन जाता है, कर्ड बन जाता है। ठीक है, तो बाय यूजिंग लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस और डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ कैन बी मेड बाय द यूजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, हर एक अलग अलग माइक्रोनिज़म से क्या बनाते हैं, दूसरा कुछ कुछ चीज़ बनता है, बैक्टीरिया से भी बनता है। तो ईस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ब्रेड बनाने में क्या होता है कि ईस्ट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले निभाता है। और ऑल्सो टू मेकिंग वाइन एंड अल्कोहल, वाइन और अल्कोहल बनाने में भी क्या करता है, जो ईस्ट है रोल प्ले निभाता है। ठीक है, तो ईस्ट कन्वर्ट द नेचुरल शुगर इनटू अल्कोहल। ठीक है, जो हम लोग देखे थे कि ईस्ट क्या करता है कि ईस्ट जो है अल्कोहल भी बनता है। ठीक है, तो जो शुगर होता है वो बेसिकली ईस्ट कन्वर्ट द नेचुरल शुगर इनटू अल्कोहल। द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, उसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं लोग फर्मेंटेशन। तो बेसिकली हम लोग देखें कि कर्ड कैसे बनता है, दही कैसे बनता है, दूध का दही कैसे बनता है, और बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया जैसे हो गया, इस सब में क्या होता है, यही फूड आइटम में यूज़ होता है। और ईस्ट जो है वो बेसिकली ब्रेड बनने में बहुत बड़ा रोल प्ले निभाता है, और मेकिंग वाइन एंड अल्कोहल ऑल्सो। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेसिकली फर्मेंटेशन। जो शुगर होता है वो अल्कोहल में बदल जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ तक कोई आप लोग को पता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ेगा, तो नाइट्रोजन जो है N2, नाइट्रोजन, प्रोटीन, क्लोरीन, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये सब क्या है, नाइट्रोजन का एक ये जो कि रिक्वायरमेंट होता है हर एक प्लांट एंड एज वेल एज एनिमल को। ठीक है, एनिमल और प्लांट को चाहिए ही चाहिए। जो N2 है, नाइट्रोजन में क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, और होता है क्लोरोफिल होता है, और विटामिन होता है, और न्यूक्लिक एसिड होता है। इतना चीज़ होता है नाइट्रोजन में। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो होता है वो कैन नॉट बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमोसफेयर से वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। ठीक है, कैन नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली वो बेसिकली क्या होता है कि एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा कोई भी एनिमल और प्लांट नाइट्रोजन को। तो जो क्या है, नाइट्रोजन जो है वो प्लांट, मतलब कि प्लांट और एनिमल जो है नाइट्रोजन को बेसिकली डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा एटमॉस्फेयर से। ठीक है, कैन नॉट बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली बाय द प्लांट और एनिमल। और जो नाइट्रोजन होता है इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी,
अब जो है सॉइल फर्टिलिटी को बेसिकली नाइट्रोजन जो है सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, तो वो भी किससे करता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही करता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना सॉइल में, तो वो बेसिकली क्या करता है, वो क्या करता है, हेल्प करता है नाइट्रोजन को कि प्लांट में, कि वो जो नाइट्रोजन है ना वो बेसिकली इनडायरेक्टली लेता है, आगे वो क्या करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो लेता है नाइट्रोजन को और उसके बाद प्लांट को मिलता है। जैसे लिग्यूमिनस बैक्टीरिया, ठीक है, लिग्यूमिनस बैक्टीरिया है ना, तो लिग्यूमिनस बैक्टीरिया भी क्या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, जो कि हम लोग देखे थे क्लास 7 में कि नोड जो है रूट का नोड में वो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। तो नोड होते हैं, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया कहलाते हैं, और वो क्या करते हैं बेसिकली नाइट्रोजन को वो क्या करते हैं कि इनडायरेक्टली लेते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली लेते हैं, और जो है विटामिन देते हैं, मतलब कि प्रोटीन देते हैं, क्लोरोफिल देते हैं और न्यूक्लिक एसिड देते हैं, प्लांट को एक न्यूट्रिएंट देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाता है नाइट्रोजन के दौरान। तो ये भी क्या है, बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही है, माइक्रोब्स के द्वारा ही है, ठीक है, माइक्रोब्स के द्वारा ही ये संभव है, नहीं तो ये संभव नहीं हो पाता, इतना तो है, ये संभव है इसलिए, या तो ये संभव हो ही नहीं पाता। और हम लोग आप देखेंगे क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट में भी क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल प्ले है। तो क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो कि डिकम्पोज कर देते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, जो वेस्ट है वो भी डिकम्पोज कर देते हैं हार्मलेस एंड यूजेबल फ्रॉम एंड हेल्प इन द रिसाइकल ऑफ द न्यूट्रिशन इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को भी वो क्या करते हैं कि वो डिकम्पोज कर देते हैं, हार्मफुल को भी वो रिसाइकल कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही वो इन्वायरमेंट में, और न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में वो तब्दील कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बहुत बड़ा ये रोल प्ले करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इन्वायरमेंट में, ठीक है। रिमेन्स द इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो क्या करते हैं डिकम्पोज तो करते हैं प्लांट एनिमल को रिमेन, और इंक्रीजिंग भी करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को भी। हम लोग देखें कि सॉइल फर्टिलिटी अभी कैसे इंक्रीज़ हुआ, कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो था वो क्या किया, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ किया, ठीक है। अब देखेंगे सम बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट में भी क्या होता है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूज़ होते हैं, सम बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, वेयर देयर हेल्प इन द डिके ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है, वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, जो वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो बेसिकली डिके करते हैं वो बैक्टीरिया, और वो अलग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बेसिकली बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक बहुत ही बड़ा यूज़फुल ही हो गया हमारे लिए कि वो बेसिकली ट्रीटमेंट करते हैं सीवेज को, सीवेज मतलब गंदा पानी को, सीवेज को, ठीक है। तो थर्ड माइक्रोब्स कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, यही जो माइक्रोब्स है, हम लोग तो कुछ नहीं है इन लोगों के सामने, माइक्रोब्स ही है जो कि इन्वायरमेंट को बेसिकली क्लीन करते हैं। और हम लोगों ने देखा कि अच्छे अच्छे माइक्रोब्स को देखा। अब हम लोग जानेंगे हार्मफुल माइक्रोब्स, ठीक है, अच्छे माइक्रोब्स देखा कि ये सब होता है, ये सब होता है। अब इसका कुछ खामियां देखते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, जो कि हमें चोट पहुंचाते हैं, ठीक है। तो मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट, एनिमल्स और प्लांट में भी क्या होता है कि हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होता है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में भी और प्लांट में भी, एनिमल में भी। और दिस कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई अस, और इस सबको क्लासीफाई कर दिया दोगों में, जैसे कि एगो हो गया डिजीजेस कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और एक होगा फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक क्या क्या डिजीजेस कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि जो डिजीज कॉजेज फैलाते हैं, मतलब डिजीज फैलाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग देखेंगे। और एक देखेंगे फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम, जो कि फूड स्पॉइल करते हैं, फूड को ख़राब कर देते हैं, तब ना हम लोग हार्मफुल होगा वो। तो ये हो गया एक फूड स्पॉइलिंग माइक्रोब्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्विच डिजीज कॉजेज माइक्रोब्स कॉल्ड पिथोजेंस, ठीक है, जो डिजीज कॉजेज माइक्रोब्स होते हैं उससे हम लोग कहते हैं पिथोजेंस। क्या कहते हैं हम लोग, पिथोजेंस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पिथोजेंस कहते हैं, जो डिजीज फैलाते हैं उससे हम लोग कहते हैं पिथोजेंस। हार्मफुल माइक्रोब्स जब पिथोजेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बींग्स, पिथोजेंस जो होते हैं वो बेसिकली ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करते हैं। तो पिथोजेंस इंटर अ पर्सन, जब पिथोजेंस कोई एक पर्सन में इंटर करता है बॉडी में थ्रू द एयर और द ब्रीथिंग जब एयर में ही होता है ना, जब ब्रीथिंग करता है कोई एक आदमी तो क्या हो जाता है, एयर जब आता है, ठीक है, और ड्रिंक करता है वाटर को, और फूड जो खाता है, ठीक है, ये सब क्या होता है, पिथोजेंस होते हैं। मतलब कि कोई एयर में क्या हो गया, हार्मफुल माइक्रोब्स रहेंगे, कोई पानी में ड्रिंक कर रहे पानी गंदा पानी है उसमें माइक्रोब्स रहेंगे, जो खाना खा रहे हैं वो भी माइक्रोब्स में रहेगा, कुछ तो हार्मफुल रहेगा। तो वो क्या करेगा, पिथोजेंस एज ए इफेक्टिंग ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स को भी वो अफेक्ट करेंगे, हम लोग देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो पिथोजेंस आर ऑल्सो ट्रीटमेंट थ्रू द डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, ठीक है, ट्रांसमिट थ्रू द डायरेक्टली कॉन्टैक्ट। जो पिथोजिन होते हैं वो ट्रांसमिट मतलब फैलते हैं डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में विद द इन्फ्लुएंट पर्सन, ठीक है, कोई एक पर्सन है जो कि बीमार है तो वो भी उसका जो पिथोजिन से
वो दूसरा पिथोजेंस दूसरा जो मतलब कि एनिमल या तो ह्यूमन बींग्स का जो कांटेक्ट में आ गया तो उसमें भी आ सकता है और वो भी बीमार पड़ सकता है। तो थ्रू द एनिमल्स कांटेक्ट सो स्विच स्नीजिंग थ्रू द एयर। स्नीजिंग मतलब कि जब हम लोग सांस लेते हैं हम लोग अपने एयर में तो क्या होता है कि पिथोजेंस हम लोग भी इंटर हो जाता है। क्या होता है कि कोई एक इन्फ्लुएंस पर्सन है उसके सामने हम लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है, वो छींक रहा है तो हमारे एयर से ही वो ना आ जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, हम लोग इफेक्ट पड़ जा रहे हैं, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं उससे। व्हेन एन इफेक्टेड पर्सन रिलीज कॉमन कॉफ, ठीक है, कॉजिंग वायरस, ठीक है, मान लीजिए वो छींकेगा, ठीक है, तो वायरस ना वो छोड़ेगा, तो मतलब ये कॉमन कॉज हुआ, तो क्या हो जाएगा, वायरस की तरह भी वो फैलता है, ठीक है, स्प्रेड करता है एयर में, ठीक है। तो हेल्थी पर्सन भी वो क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। इन्फेंट क्या हो जाता है, इन्फेक्टिंग द हेल्थी पर्सन अराउंड, इन्फेक्ट हो जाता है, इन्फेक्टिंग हो जाता है हर एक हेल्थी पर्सन। अगर मान लीजिए एक बीमार पर्सन के सामने मान लीजिए एक सर्दी वाला पर्सन है, वो अगर अच्छा पर्सन है तो उसको भी लग जाएगा, क्योंकि ये कांटेक्ट में रहने के लिए एक पिथोजेंस का ये क्या है, ये है, ठीक है, कांटेक्ट रहना पिथोजेंस का। तो फिजिकली कांटेक्ट आर डायरेक्टली कम्युनिकल डिजीज और क्या हो जाता है, इन्फेक्शनल डिजीज। जो फिजिकल कांटेक्ट में रहता है कोई एक आदमी तो उससे हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। जो फिजिकल कांटेक्ट में रहता है उसे हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शन डिजीज, ठीक है। तो दे एजेंट स्विचेस ट्रांसमिट डिजीज, कुछ एजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इस सब को, ठीक है। माइक्रोब्स, जैसे हो गया माइक्रोब्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू द हेल्थी पर्सन। कोई एक माइक्रोब्स है जो कि इन्फेक्टेड है, ठीक है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्थी पर्सन में जा रहा है। और वाई द कैरी वेक्टर, वेक्टर मतलब कि कोई एक गंदा, वेक्टर को कहते हैं मतलब कि कोई एक चीज़, मतलब गंदा चीज़, मतलब पैथोजेंस को ले जाने वाला एक ऑर्गेनिज्म, उससे हम लोग कहते हैं वेक्टर। जैसे कि हाउस फ्लाई हो गया, एक मॉस्किटो हो गया, ठीक है, मच्छर हो गया और एक हो गया मक्खी। तो ये सब क्या होगा, वेक्टर की तरह क्या हो जाता है, गंदा मतलब कि पैथोजेंस को लेता है, माइक्रोब्स को लेता है और दूसरे के खाने में जैसे बैठ जाता है, तो वो पैथोजेंस वहाँ पर चला गया, बैक्टीरिया वहाँ पर चला गया, तो उससे जब हम लोग खाते हैं तो हेल्थी पर्सन भी बीमार पड़ जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, एक है मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल मॉस्किटो जो कि कैरी करता है मलेरिया को, ठीक है, मलेरिया कॉजेज, जो कि पैरासाइटिक है, ठीक है। तो वो क्या करता है, अगर वो आपको काट दिया तो आपको क्या हो जाएगा, मलेरिया का वो जो बैक्टीरिया हो गया वो आपके शरीर में चल जाएगा और आपको मलेरिया भी हो सकता है। तो ये सब क्या हो गया, मलेरिया भी कॉज होता है, ये सब हो गया पैथोजेंस, ये सब क्या है, वेक्टर है। और द फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट्स एज अ कैरी ऑफ अ डेंगू, ठीक है, डेंगू वायरस भी फीमेल एडिस मॉस्किटो जो होते हैं तो वो बेसिकली डेंगू को क्या करते हैं, कैरीज करते हैं। और मॉस्किटो ब्रीड इज इन अ स्ट्रेंजर वाटर, जो वो पानी में, जैसे कोई एक स्ट्रेंजर वाटर मतलब कि खुला, मतलब कि पानी जहाँ तक मतलब कि बहुत दिन तक वो पानी वहीं पर है तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेंजर वाटर, ठीक है। उसमें मतलब क्या होता है, ब्रीडिंग कर देते हैं, मतलब वहीं पर बच्चे दे देते हैं, तो क्या हो जाता है, तो वहीं पर वो फैलेगा, वहीं मान लीजिए पानी आपको यूज़ में आएगा, मान लीजिए आप यूज़ करेंगे तो वही क्या हो जाएगा कि आपको वही जो डेंगू है वो आपको कॉजेज करेगा। तो एडिस मॉस्किटो क्या हो जाएगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के दौरान ही होता है। तो ये सब क्या हो गया है, पिथोजेंस हो गया एक, हम लोगों ने देखा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और पिथोजेंस एंड फूड स्पॉइलिंग, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग तो देखें यहाँ तक कि हार्मफुल माइक्रोजम क्या होता है। हार्मफुल माइक्रोजम हम लोगों ने देखा बहुत अच्छे से कि बहुत सारे हार्मफुल माइक्रोजम होते हैं जो कि ब्रॉडली कॉज स्प्रेड है, जो कि डिजीजेस कॉज माइक्रोब्स और फूड स्पॉइलिंग माइक्रोब्स, ठीक है। और बहुत सारे उस माइक्रोब्स को हम लोग कहते हैं पिथोजेंस। और पिथोजेंस हम लोग देखा कि पिथोजेंस कैसे इफेक्ट होता है, तो एयर के थ्रू, ब्रीथिंग से, और ड्रिंकिंग के थ्रू वाटर, और वाटर ड्रिंक करते हैं और खाना जब खाते हैं, तो ये सब है ना। और पिथोजेंस हम लोग देखा कि स्नीजिंग करते हैं तब होता है, ये सब देख सकते हैं, डायग्राम भी हम लोग देख सकते हैं। एक हेल्दी पर्सन को भी वो बीमार बना देता है पिथोजेंस, ठीक है। हम लोग देखा कि मतलब कि कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो वो क्या हो जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाता है। और उसका एजेंट क्या होता है कि वेक्टर होता है, जैसे कि हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो, ठीक है। और हम लोगों ने देखा कि एक फीमेल मॉस्किटो और एक मेल, एक फीमेल और एक एडिस मॉस्किटो, जो कि एक ने देखा कि एक फैलाता है डेंगू तो एक फैलाता है मलेरिया, ठीक है। तो ये सब हो गया पिथोजेंस का ही एक ये। और पिथोजेंस एंड फूड स्पॉइलिंग, अब जानेंगे पिथोजेंस एंड फूड स्पॉइलिंग। पिथोजेंस के दौरान क्या होता है कि फूड भी स्पॉइलिंग हो जाता है, फूड भी ख़राब हो जाता है। तो पिथोजेन अफेक्टिंग एनिमल्स, एनिमल को भी वो अफेक्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कॉजेज डिजीज़ इन एनिमल, जो माइक्रोब्स होते हैं वो बेसिकली डिजीज़ कॉज करते हैं एनिमल्स में। और सम कॉमन डिजीज़ इन द एनिमल्स, ठीक है, बहुत सारे कुछ एक एनिमल्स का डिजीज़ है और प्लांट में भी है। पैथोजेनिस से अफेक्टिंग प्लांट में भी बेसिकली अफेक्ट करते हैं। और प्लांट आर ऑल्सो विक्टिम्स ऑफ द डिजीज़ कॉजेज बाय द माइक्रोब्स, जो प्लांट है वो भी पिथोजेन से घिरा हुआ है और एनिमल भी है। तो डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, जो डिजीज़ होगा तो क्या होगा कि क्रॉप का जो रिड्यूस कर देगा, घटा देगा क्रॉप प्रोडक्शन में,
तो ये क्या करते हैं, तो इसको कंट्रोल रखने के लिए जो प्लांट में है, प्लांट में भी होता है ये पैथोजेंस जो कि डिजीज़ कर देता है, ये क्या कर देता है कि ख़राब कर देता है, स्पॉइलिंग कर देता है, ख़राब कर देता है खाना को। तो बेसिकली ये जो है ना क्रॉप को ख़राब कर देगा, इल्ड क्रॉप को जो अच्छा हो गया वो भी। तो इसलिए क्या होता है, दे कैन यूज़ द कंट्रोल द यूजिंग द केमिकल्स, ठीक है। तो इसलिए जो मैन जो होते हैं ह्यूमन बींग्स, तो क्या करते हैं केमिकल का यूज़ करते हैं तो रिड्यूस करने में माइक्रोब्स का, ठीक है, पैथोजेंस का रिड्यूस करने में बेसिकली जो केमिकल है, बेसिकली बहुत सारे केमिकल होते हैं जो कि यूज़ करते हैं हम लोग। तो फूड स्पॉइलिंग माइक्रोब्स, तो फूड स्पॉइलिंग माइक्रोब्स क्या होता है, तो फूड गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स स्विच जस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है। तो स्पॉइल कैसे होता है खाना, तो खाना कैसे स्पॉइल होता है, बैक्टीरिया और फंगी के कारण होता है। हम लोग कैसे होता है खाना खराब, तो फंगी और बैक्टीरिया के कारण होता है। और माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फेवर, ठीक है, कंडीशन टू ग्रोथ फूड आइटम, ठीक है। तो कुछ कुछ ग्रो करने के लिए कंडीशन होना चाहिए माइक्रोब्स का उगना, माइक्रोब्स का ग्रोन अप होना, ठीक है। तो दे प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, जब वो ख़राब खाना हो जाता है तो क्या हो जाता है कि टॉक्सिक सब्सटेंस वो प्रोड्यूस करने लगता है अपने खाने से, मतलब कि जब वो ख़राब हो जाएगा, स्पॉइलिंग हो जाएगा, तो दे टॉक्सिक सब्सटेंस मेक द फूड पॉइजनस एंड अनफिट टू ईटिंग। जब वो खाना ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा कि अनफिट हो जाएगा, खाना टॉक्सिक रहेगा और बहुत ही अनफिट रहेगा ईटिंग के लिए, पॉइजनिंगनेस होगा, बहुत ही एकदम जहर की तरह होगा। तो इफ़ यू ईट, अगर हम लोग मान लीजिए खाना खा भी लिए तो इट कॉजेज सीरियसली प्रॉब्लम, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं और समटाइम इवेंट डेथ, हम लोग कभी कभी मतलब कि मान लीजिए सीरियस प्रॉब्लम भी होगा और मान लीजिए ज़्यादा खा लिए तो समटाइम डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो द हेल्थ प्रॉब्लम कॉजिंग बाय द ईटिंग स्पॉइलिंग फूड आइटम्स इज कॉल्ड द पॉइजनिंग, ठीक है, पॉइजनिंग कहते हैं इसको हम लोग। इसलिए गंदा खाना, ख़राब खाना मत खाइए, जो स्पॉइलिंग खाना है इसको नहीं खाया जाता है। माइक्रोब्स लग गया है तो अच्छे से खाइए इसको, ठीक है, खाइए मत, अच्छे से देख के खाइए। तो ग्रोथ ऑफ द हार्मफुल माइक्रोब्स ऑफ द फूड स्टफ इन द इंडिकेटेड बाई, ठीक है। मान लीजिए माइक्रोब्स तो उग गया, लेकिन उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे कि इस खाने में माइक्रोब्स उगा है, हार्मफुल माइक्रोब्स उगा है। तो हम लोग कैसे, जैसे खाना है ना ये, तो खाना में क्या देख सकते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं ख़राब दिख रहा है, तो कैसे हम लोग पता करेंगे, तो फ्लोर ऑर्डर, मतलब कि देखेंगे हम लोग कैसे कैसा दिख रहा है ये, उसी में लोग पहचानेंगे। और स्लेमी और कॉटन लाइक ग्रोथ ऑफ द सर्फेस, ऑन द सर्फेस, ठीक है, सरफेस में मान लीजिए कॉटन लाइक ग्रोथ हो गया है, ठीक है, कॉटन हो गया है, तो हम लोग एक पहचान सकते हैं कि ये खाना जो है ख़राब हो गया है। और क्या है, सॉर टेस्ट मतलब खट्टा, मान लीजिए खाना जो है खट्टा जो है वो सेंट आ रहा है, ठीक है, मतलब कि टेस्ट आ रहा है, ठीक है, टेस्ट आ रहा है, तो उससे हम लोग क्या मानेंगे कि वो ख़राब हो गया खाना। और चेंजिंग ऑफ द सरफेस कलर, उसका सरफेस कलर, जैसे कि ये संतरा था ना, तो संतरा का कलर वाइट होता है, येलो होता है, तो ऑरेंज होता है, ठीक है, तो ऑरेंज क्या हो गया, ये देखिए काला हो गया, तो क्या हो गया, इसका सरफेस का चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। तो बेसिकली ये भी एक इंडिकेट कर सकते हैं कि जो हार्मफुल क्या हो गया, हार्मफुल माइक्रोब्स इसको खाना को ख़राब कर दिया। और एक है गैस फॉर्मेशन, अब जब खाना ख़राब हो जाएगा तो गैस फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्या होगा, गैस फॉर्मेशन भी होगा। तो इससे भी हम लोग 5 चीज़ से बेसिकली हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खाना जो है बेसिकली ख़राब हो गया है। हम लोग जानेंगे फूड प्रिजर्वेशन, अब जानेंगे बेसिकली खाना ख़राब तो हो गया है लेकिन उसको बचाया कैसे जा सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन करते हैं, फूड प्रिजर्व करके रखते हैं, खाना को बचा के रखते हैं। तो वार्म, मॉइस्चर एंड एयर सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब जब वार्म होगा, मॉइस्चर होगा, एयर सपोर्ट होगा तो माइक्रोब्स का क्या होगा, ग्रोथ होता है, ठीक है। इस समय क्या होता है, माइक्रोब्स का ग्रोथ होता है। इन द ऑर्डर टू स्टोर द फूड इन अ लॉन्गर टाइम, अगर मान लीजिए खाना को हम लोग को लॉन्गर टाइम में रखना है तो उसको क्या करेंगे, वी शुड फॉलो सूटेबल फूड प्रिजर्वेशन मेथड। अगर मान लीजिए खाना को हम लोग को बहुत लॉन्गर टाइम तक स्टोर करके रखना है तो हम लोग को बेसिकली क्या करना होगा, प्रिजर्वेशन मेथड को उपयोग में लाना होगा, ठीक है, प्रिजर्वेशन मेथड को हम लोग को सूटेबल में लाना होगा। तो फूड प्रिजर्वेशन इज़ अ टेक्निक, फूड प्रिजर्वेशन क्या है, एक टेक्निक है जो कि ट्रीट करता है फूड आइटम को एज अ स्लो डाउन टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द मेंटेनिंग द इक्वलिटी, ठीक है। जो फूड प्रिजर्वेशन है वो क्या करता है, तो बेसिकली ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स है वो बेसिकली स्टॉप कर देता है और डाउन कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। तो जो माइक्रोब्स जो है तो क्या हो जाता है कि बढ़ नहीं पाता है धीरे धीरे, तो वो अच्छे से वहीं पर थम जाता है और वो स्टॉप हो जाता है डायरेक्ट। और ये क्या करता है कि क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है, जो फूड का क्वालिटी है वो मेंटेन करके रखता है, फ्लेवर को, कलर को, टेक्सटाइल को और फूड आइटम को बेसिकली ये मेंटेन करके रखता है फूड प्रिजर्वेशन मेथड से, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन मेथड यही होता है हम लोग का, लॉन्गर टाइम तक स्टोर करके रखना। अब फूड प्रिजर्वेशन कैसे करें हम लोग को, ये हम लोग देखेंगे। हम लोग तो बेसिकली साइंस के स्टूडेंट हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो
हम लोग को कुछ कुछ मेथड होता है जो कि हम लोग फूड प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे हो गया बॉइलिंग, बॉइलिंग भी एक मेथड है जो कि हम लोग खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि दूध हम लोग लाते हैं ना दूध, तो हम लोग क्या करते हैं उसको बॉइलिंग करते हैं सबसे पहले। तो बॉइलिंग क्यों करते हैं? तो बॉइलिंग करने से क्या होता है कि जो उसका माइक्रोब्स है, उसका जो हार्मफुल माइक्रोब्स है वो बेसिकली गर्म के कारण, हीट के कारण बेसिकली वो मर जाता है, किल हो जाता है, मर जाता है। तो वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। माइक्रोब्स जब स्टॉप होगा तो वही कहलाएगा प्रिजर्वेशन, वही कहलाएगा प्रिजर्वेशन। और रिफ्रिजरेट एंड फ्रीजिंग, जो फ्रीजिंग है मतलब कि ठंडा करके रख देता है। जैसे कि हम लोग कोको कोला कुछ पेप्सी वेप्सी क्या करते हैं, ठंडा करके रखते हैं ना। जैसे और कुछ मछली हो गया, सब्जी हो गई, ये सब क्या फ्रिज में रखते हैं, घर में तुम लोग भी रखते होगे। तो ये सब क्यों रखते हैं? जो इसमें क्या होता है कि अब कोल्ड हो गया, जब खाना बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया तो कोल्ड के कारण क्या हो जाता है कि माइक्रोब्स मर जाते हैं। माइक्रोब्स जब मर जाता है तो वो तो अब ग्रोथ नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा, तो हम लोग खाना को प्रिजर्व कर सकते हैं। और एक होता है कैनिंग, ठीक, कैनिंग भी एक प्रोसेस होता है जो कि माइक्रोब्स को मतलब कि खाना को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। और एक होता है यूजिंग सॉल्ट ऑयल एंड विनेगर, यूजिंग द सॉल्ट ऑयल एंड विनेगर का भी इस्तेमाल करके जो फूड प्रिजर्वेशन है वो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यूज़ ऑफ केमिकल प्रिजर्वेशन, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, केमिकल का भी यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन में, प्रिजर्वेशन में केमिकल का भी हम लोग यूज़ करते हैं। और एक होता है ड्राइंग मेथड। ड्राइंग मेथड क्या होता है? तो ड्राइंग मेथड इज अ मेथड, जो भी खाना है उसको हम लोग सुखा देंगे, एकदम ड्राई कर देंगे। तो ड्राई कर देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि जो माइक्रोब्स होगा वो ग्रो नहीं करता है, वो स्टॉप हो जाता है और स्लो डाउन हो जाता है। तो इसलिए क्या हो जाता है कि हम लोग खाना को उससे हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पर पिक्चर है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं अपने में, ठीक है। रटना नहीं है मेरे क्लास में, हमेशा इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। मिल्क, मिल्क क्या होता है, पेस्चराइज हो जाता है, ठीक है। मिल्क को पेस्चराइज करते हैं। जैसे कि डायरी प्रोडक्ट आता है ना, वो कैसे होता है आगे देखिए। जो 70 डिग्री जो होता है ना, एक टेम्परेचर लेते हैं जो कि मिल्क को क्या करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, ठीक है। बेसिकली जब मिल्क को बॉयल करते हैं, जब मिल्क को बॉयल करते हैं 70 डिग्री से लेकर 135 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो क्या हो जाता है कि गर्म होने के कारण जो उसका माइक्रोब्स है, हार्मफुल माइक्रोब्स, वो मर जाता है, डेड हो जाता है। और उसके बाद क्या हो जाता है, 25 टू 35 डिग्री तो बॉयल हुआ, उसके बाद आफ्टर क्या हो जाता है, आफ्टर उसके बाद फ्रीज कर देता है, फिर से उसको ठंडा मतलब कि बर्फ़ जमा देता है। अब क्या हो जाता है, जो उस कंडीशन में क्या हो गया, जो गर्म हुआ उसमें क्या हो गया कि गर्म मर गया, और जो ठंडा हुआ उसमें क्या हो गया, माइक्रोब्स मर गया। तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं बहुत दिन तक। आप लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का एडवांटेज क्या है? फूड प्रिजर्वेशन हैज़ अ फॉलोइंग एडवांटेज, बहुत सारे एडवांटेज है। जैसे कि इट प्रिवेंट द फूड फ्रॉम द गेटिंग स्पॉइल्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। माइक्रोब्स के दौरान जो स्पॉइलिंग होता है वो इसमें प्रिजर्व मतलब कि होगा नहीं बेसिकली। तो ये हमारा एडवांटेज है, एक खाना ख़राब नहीं होगा प्रिजर्वेशन के दौरान। इंक्रीजिंग द स्टोर पीरियड, ठीक है, स्टोर पीरियड भी जो है वो इंक्रीज़ होता है इसमें। हम लोग को मान लीजिए अभी नहीं खाना है कोई भी एक खाना, बाद में खाना है फ्यूचर में, तो अभी हम लोग क्या होता है कि स्टोर पीरियड को भी ये इंक्रीज़ करता है। और सेल्फ लाइफ में तो ऑफ द प्रिजर्वेबल फूड मटेरियल को भी ये होता है। तो इट हेल्प इन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीजनल फूड। मान लीजिए अभी हम क्रॉप उगा रहे हैं, ठीक है, चावल उगा रहे हैं, तो हमको इस साल नहीं खाना, अगले साल खाना है, तो हम लोग वही खाना को प्रिजर्व कर देंगे, तो हम अगले साल खा सकते हैं सीज़न में। तो हम लोग सीजन ऑफ फूड भी हम लोग कर सकते हैं, इसमें हेल्प करता है, एडवांटेज ये भी। और इट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिजर्वेबल फूड मटेरियल एवरी एज अ डिस्टेंस प्लेस। जो फूड है वो बेसिकली डिस्टेंस प्लेस में रखना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, डिस्टेंस प्लेस में होगा, तो ये क्या जाएगा, कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा माइक्रोब्स का। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रिजर्व करके आसानी से हम लोग रख सकते हैं। तो यहीं तक हमारा जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। लेकिन हम लोग एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, ठीक है। शुरू से हम लोग रिकॉल करते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, शुरू से हम लोग रिकॉल करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग माइक्रोऑर्गेनिज्म पढ़ा फ्रेंड एफ4, तो उसके बाद देखा कि माइक्रोऑर्गेनिज्म कितना कैसा होता है, कि माइक्रोऑर्गेनिज्म्स क्या क्या होता है, उसको देखा। उसके बाद जाना हम लोगों ने कि टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स क्या क्या टाइप होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस। उसके बाद बैक्टीरिया के बारे में जाना, उसके बाद फर्मेंटेशन देखे, उसके बाद फंगी देखे, उसके बाद एल्गी क्या होता है वो भी जाने हम लोग। उसके बाद प्रोटोजोआ, उसके बाद वायरस भी देखे, कोविड-19 इज एग्जाम्पल हो गया। और उसके बाद देखे हम लोग क्या, वैक्सीन देखे हम लोग, वैक्सीन जो होता है फाइटर होता है, ठीक है। और यूजफुल माइक्रोब्स देखे हम लोग, जो कि ब्रेड और मेकिंग केक भी बनता है, बहुत कुछ बनता है, और यूजफुल सामान भी बनता है। जैसे हो गया इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ाता है माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, क्लीनिंग इन्वायरमेंट में को भी क्लीन करता है। और हार्मफुल माइक्रोब्स देखे हम लोग, ठीक है, पिथोजिन्स देखे। उसके बाद पिथोजिन से क्या क्या ख़राब होता है वो भी देखे, कॉन्टैक्ट कंट्रोल करता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ देखे हम लोग,
ठीक है। और उसके बाद पैथोजेनस एंड फूड स्पॉइलिंग देखे हम लोग, ठीक है, इस फूड स्पॉइलिंग से देखे। उसके बाद देखे क्या कि खाने को कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये ख़राब हो गया खाना, और हम लोग खाना को ख़राब तो हो गया लेकिन उसको प्रिजर्व कैसे रखें वो हम लोग जाना, ठीक है। कुछ कुछ मेथड होता है वो भी देखें हम लोग, और एडवांटेज देखें हम लोग बेसिकली प्रिजर्वेशन का। और यहीं तक हमारा जो चैप्टर है वो बेसिकली ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग का ये जो चैप्टर है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसा अगर आप लोगों को और अच्छा वीडियो चाहिए, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, क्लास 8 का प्लेलिस्ट है, देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए।